अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर ये है कि एक तरफ जंग बंदी और दूसरी तरफ धोखा, और ये धोखा इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। इसराइल कभी भी इस जंग से नहीं निकलना चाहता। इसराइल को लगता ये है कि एक ऐसी जंग जो हमने अमेरिका के बलबूते पर शुरू की, और अगर अमेरिका निकल गया तो फिर हमारा क्या होगा। और उसने लिबनान के ऊपर हमला किया। इससे पहले जो 10 नकात रखे गए थे दोनों फरीकैन के दरमियान, ये तय पाया था कि हर जगह पर जंग को बंद कर दिया जाएगा और ये दो तरफा जंग होगी जिसे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि लिबनान में जंग बंदी के ऐलान के बावजूद लिबनान के अंदर हमले किए गए इसराइल की फ़ौज की तरफ से, और बताया जाता है कि इन हमलों में अब तक 90 अफराद जाँ भाग जबकि 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, और ये नंबर ऊपर जा रहा है और शहरी आबादी को टारगेट किया गया है। यकीनन इसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे, और पाकिस्तान चूँकि सालसी का किरदार अदा कर रहा था, पाकिस्तान को भी फिर आखिरकार इसके ऊपर रिएक्शन देना पड़ा। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो सीज़ फायर है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कि इस पूरे अमल को सबोताश कर देगा। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी कहते रहें, लेकिन एक पूरी गेम डोनाल्ड ट्रंप ने खेली है और नेतन्याहू के साथ वादे किए, इन वादों से निकलना, इन वादों को ना निभाते हुए निकलना शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। पिछले 3 दिनों के अंदर हमने जो बयानात देखे डोनाल्ड ट्रंप के, आपको ना वहाँ पर ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक रास्ते की तलाश में है। आपको बाहर से डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ देता हुआ नजर आता है, लेकिन जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान या इन तर्जुमानों की जो गुफ्तगू जब डोनाल्ड ट्रंप से होती है कि तुमने मीडिया को क्या ब्रीफ करना है, सोर्सेज ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब अच्छा नहीं है। देखिए, ये पूरा एक खेल था। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट आई और ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ की ट्वीट का मुंतज़िर डोनाल्ड ट्रंप है। इधर से ट्वीट आती है और ट्वीट के बाद ट्रंप ने गैर मामूली यू टर्न लेकर अच्छे अच्छे पैगाम दागना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पैगाम में मीठे लबो लहजे के साथ क्या कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। लिखा कि ईरान में मुस्बत तब्दीली का अमल शुरू हो चुका, ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा, अमेरिका ईरान के साथ मिलकर ज़ेर ज़मीन जोहरी मवाद हटाने पर काम करेगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान टैरिफ और पाबंदियों में नरमी के ऊपर भी बातचीत जो है वो की गई। देखिए, अगर ये बातें आपकी दुरुस्त हैं और इस पर वाकई ईरान ये तमाम बातों को तस्लीम कर चुका है, तो फिर जो फ़ारसी के अंदर इन्होंने ईरान के अंदर पैगाम जारी किया उसमें यूरेनियम अफजूदगी को ना रोकने का ऐलान किया गया था और हम इसको जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करके इस जंग से निकल तो जाएगा, लेकिन वो अपने अहदाफ को पूरा नहीं कर सका। अपनी आवाम को कहेगा कि देखें, हमारे साथ इन्होंने यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है वो तय कर लिया कि मिलकर काम करेंगे और जाकर इसे रिकवर करेंगे, लेकिन बाद में ये मुकर गए। चूँकि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए निकलना इसलिए भी ज़रूरी था कि रिपब्लिकन्स का एक बहुत शदीद दबाव अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पूरे अमेरिका का नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स का भी एक बड़ा मसला है, और डोनाल्ड ट्रंप अब करेगा क्या, वो अपने आप को इस जंग से आहिस्ता आहिस्ता दूर करेगा। दोस्तों, ईरान से मुतल्लिक 15 अहम निकात में से कहीं पर भी कोई पेशरफ जो है वो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। जब आपने लेबनान के अंदर हमले किए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों से मुकर रहे हैं। ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले मुल्क पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन बहरास्त मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ सामने आई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरानी सदर मसूद पशकान की खुद शिरकत का इम्कान है, और ये फैसला आखिर में किया जाएगा अगर अमेरिका का वफ्द जिसमें JD वेंस और बाकी लोग अगर शामिल हुए तो यकीनन ईरानी सदर भी इसके अंदर शरीक हो सकते हैं। लेकिन जो ईरान से रिपोर्ट हो रहा है ये फैसला वक्त पर किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान शायद कल कर दिया जाए, लेकिन ये वफ्द को अमरीकी जो वफ्द आएगा उसको देखने के बाद इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा। और इसमें मैंने आपको ना बहुत पहले ये बताया था कि रिपब्लिकन्स बतौर जमात डोनाल्ड ट्रंप को अब पसंद नहीं करते। उनका पूरे का पूरा सियासी करियर इस वक्त दाव पे लगा हुआ है, और यही वजह बनी कि JD वेंस को एक्टिव कर दिया गया। JD वेंस ने पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जहां भी अपने फैसलों के ज़रिए ईरान को उसके ऊपर हमला किया और उसका एक बहुत पॉलिटिकल जो सेटबैक हुआ, ये एक रिकवरी मोड में चले गए JD वेंस और किसी तरह से इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नायब सदर JD वेंस इस मामले में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं,
اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلی صدارتی مدت کے لیے ایک بہت ہی مضبوط امیدوار کے طور پہ جے ڈی وینس جو سامنے آ رہے ہیں. انہیں یہ بھی خوف لگا ہوا ہے کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کا پاگل پن، عالمی حالات اس نے خراب کر دیے، اور اگر اس کے جانے کے بعد ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. جو کمالا ہیرس کے ساتھ ہوا بائیڈن کے جانے کے بعد، اور ایز اے جو صدارتی امیدوار آپ دیکھ لیں کہ الیکشن وہ ہار گئی. یہ نہ ہو کہ جے ڈی وینس کو بھی اسی قسم کی ایک لیگیسی کا سامنا کرنا پڑے، چونکہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ سب سے بہترین اور تگڑا امیدوار ہوتا ہے اگلے الیکشن کے لیے بطور صدر. تو جے ڈی وینس کے سامنے یہ تمام چیزیں بہت کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں. اور اب جے ڈی وینس کرے گا کیا؟ دوستو اس کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی ابھی بات معلوم ہے. اس لیے اس نے کیا کیا، وہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں. جے ڈی وینس 5 نکاتی ایجنڈا چین کی مشاورت سے طے کیا گیا، جس کا خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف بھی کیا. ہنگری میں جی ایک انٹرویو ہے جے ڈی وینس کا، آپ جا کر دیکھیں، ساتھ فوٹیجز بھی چل رہی ہیں. جے ڈی وینس جہاں جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، وہیں پر جے ڈی وینس نے ایران کو مذاکرات پر سخت وارننگ بھی دی. دیکھیں یہ ہوتا ہے، دھمکی دو، ساتھ ہی ساتھ اپنے کام جو ہے وہ نکلوانے ہیں. ایران کے اوپر حملے کیے، آخری کوشش بھی کر لی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو سب کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اب وہ فیس سیونگ کے موڈ میں چلا گیا اور اس نے پاکستان کے ذریعے یہ کام کیا. جنگ بندی کو نازک اور غیر یقینی قرار دیتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات نہ کیے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ایران نے دھوکہ دیا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صدر ٹرمپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، ایران غلطی نہ کرے. ہنگری میں جی یونیورسٹی طلباء سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایران کو بھی سنجیدگی دکھانا ہوگی. ایران نے تعاون نہ کیا تو امریکہ کے پاس فوجی، سفارتی اور معاشی دباؤ کے بہت سارے آپشن ان کے پاس موجود ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ان ممالک پر جو ایران کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں ان کے اوپر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. دیکھیں یہ جو ٹیرف والا معاملہ ہے نا، اس معاملے کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب یہ نقصان کس نوعیت کا تھا؟ پولیٹیکل سیٹ بیک ہوا، آپ کے دوست آپ سے دور ہو گئے. جب آپ برطانیہ کے وزیر اعظم کو گھر بلا کر ذلیل کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کی پالیسیز کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا. جب آپ اس کو بار بار تانا دیں گے کہ یو آر ناٹ ونسٹن چرچل، تو پھر اس نے بتا دیا کہ بھائی ہم جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، یہاں پہ عوام سب سے پہلے ہوتی ہے. ہماری ہسٹری، تمہاری ہسٹری اور آج کی ہسٹری جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے، اور ہم اس ہسٹری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جس نے ہماری جماعت کو ختم کر دیا. میں آپ کو نا سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ برطانیہ کا نکلنا، انہیں عراق میں اپنا حال یاد ہے، اور لیبر پارٹی کا جو حال آج ہم نے عراق وار کے اندر دیکھا، اور آج جس طرح سے وہ ریکور کر کے نکلے اس پورے سچویشن سے، وہی حال ریپبلکنز کا ہونے جا رہا ہے. تو جے ڈی وینس جو ہیں یقیناً ان کی اس پوری سچویشن کے اندر ایک جو رول جو ان کو دیا گیا، جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں، لوگوں کو بتائیں، اور پھر آنے والے کل کے اندر انہوں نے ایک صدارتی اس ریس کے اندر بھی شامل ہونا ہے. دیکھیں یہ خواب جو تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اب وہ ختم ہو گیا. وہ خواب کیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے، ہم امریکہ کو گریٹ دوبارہ بنائیں گے، میں دنیا میں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جاؤں گا، مجھے نوبل انعام ملے گا اور یہ میری لیگیسی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کی سر لیگیسی تو وہ نہیں بن پائی جو وہ بنانا چاہ رہے تھے. ہاں یہ ضرور اب تاریخ میں ان کی لیگیسی یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسا شخص، ایک پاگل شخص جس نے نیتن یاہو کے کہنے پر ایران کے اوپر حملہ کر دیا. دیکھیں اگر ایران حملہ کرتا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایران کے اوپر ٹوٹ پڑا، لیکن آپ مذاکرات کرتے کرتے ان پہ حملہ کرتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستو یہ لیگیسی ہے، اور اس لیگیسی کا اور اس جو بیگیج ہے اسے جے ڈی وینس اٹھانا نہیں چاہتے، اس لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ دوسری جانب امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا لب و لہجہ اب انتہائی سخت اور تکبر سے بھرپور آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں جلتی کا تیل چھڑکنے والوں میں وزیر جنگ اس ودا کو پیش نظر آئیں گے. واشنگٹن میں جی ایک پریس کانفرنس کی ہے پیٹ ہیگسیت نے، اور پیٹ ہیگسیت یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کن آپریشن کیا، ایران کو جنگ بندی کے لیے گڑ گڑانا پڑا. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری میں تاریخی کامیابی حاصل کی، ہم نے ایران کو بڑی شکست دی. نیوز بریفنگ میں مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریاں، میزائل پروگرام اور دفاعی صنعتی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا گیا. ٹرمپ نے اپنی قیادت میں وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں جو اس سے پہلے کسی امریکی صدر کو حاصل نہیں ہوئی. اور دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو وزیر جنگ ہے آپ کو تکبر میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وزیر نے یہ بھی کہا کہ
ईरानी जानते हैं कि इस मुआहदे का मतलब क्या है कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क करोगे, यूरेनियम हमारे हवाले करोगे, ज़मीन में खोद कर हम इसे निकालेंगे और फिर इसकी निगरानी की जाएगी। और इस वक्त जो सैटेलाइट्स हैं इन तमाम जोहरी तनसीबात को बाकायदा से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसका जिक्र जो है पीट हेग्सेथ की तरफ से भी किया गया। दूसरी चीज़, पीट हेग्सेथ ये कहता है कि हर किस्म का मवाद उनकी तनसीबात ज़मीन के अंदर गहरी खोदी गई और 24 घंटे इसकी निगरानी जारी है। सदर ट्रंप ने आगाज़ से कह दिया था कि ईरान के लिए कोई जोहरी हथियार नहीं होगा, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर फुल स्टॉप होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ईरानी अवाम अपने मुस्तकबिल का ख्याल करे और पिछली जो रजीम थी उसे खैर बात कहे और आने वाले कल के बारे में सोचे, और जोहरी हथियार तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है। देखें, आपने इससे पहले भी कोशिश की है, आपने अपने मरीन्स को उतार के देख लिया, जो रेस्क्यू करने के लिए गए थे। ये अलग बात है कि जहाज़ तबाह हो गए, उनको रेस्क्यू करने के लिए मज़ीद आपको लोग भेजने पड़े। आपको यूरेनियम हासिल करना था, आप नहीं कर सके। आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना था, आप नहीं कर सके। कोई रिटर्न शरायत कहीं पर मौजूद नहीं है, मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो नहीं आप कर सके। आपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना था, आज भी आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। कुछ घंटे पहले जब ये मुआहदा तय पाया, या ये कहा जाए कि जंगबंदी का ऐलान किया गया और दो तरफा जंगबंदी का ऐलान किया गया, उससे पहले ईरान ने और आपके जो खुफिया एजेंसी जो CIA और बाकी इदारे जिस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास ये रिपोर्ट्स मौजूद थी कि अभी भी इनके आर्सेनल में 15 से 20 हज़ार के करीब मिसाइल मौजूद हैं और ईरान इन्हें चलाने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी तरफ 45,000 ड्रोन्स, ये आपके अखबारात लिख रहे हैं। तो पीट हेग्सेथ की ये तकरीर ऑब्वियसली अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दुनिया सर कभी भी आपकी इस जीत को जीत नहीं लिखेगी, बल्कि आपकी इस जीत को जो आप क्लेम कर रहे हैं इसे एक बहुत बड़ी गलती करार देगी। और तारीख हमेशा जब जज करने भी आती है ना, तो तारीख की जजमेंट से आप बच नहीं पाते। और दोस्तों, इनके जो फौजी सरबराह की तरफ से बताया गया कि अमेरिका ने अपने फौजी मकासद पूरे किए, ये जंग बंदी सिर्फ एक वक्फा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ हम शुरू कर देंगे। हमने अपने शराकतदारों के साथ मिलकर ईरान की तकरीबन 90% फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। हर वो फैक्ट्री जो शायद यकतरफा हमला करने वाले ड्रोन्स तैयार करती थी, इसे हदफ बनाया गया। हर वो फैक्ट्री जो इन ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले गाइडेंस सिस्टम तैयार करती थी, इसे भी निशाना बनाया गया। इनका मिसाइल दिफाई सनती निज़ाम तबाह कर दिया, जिसमें 80% से ज़ायद मिसाइल सहूलियात ख़त्म कर दी गई। ये खैर इनके दावे हैं, लेकिन हकीकत में अमेरिका ने तबाही की है। टारगेट भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने किया, लेकिन इतनी तबाही जो रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। मैं भी आपको ये खबर दे दूं कि अमेरिकी रद्दमल के बाद अब ईरान का भी रद्दमल आना शुरू हो गया, और उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है फारिस, उसके मुताबिक इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर अपने रद्दमल को हतमी शक्ल दे रहा है। फारिस के मुताबिक एक सिक्योरिटी अस्करी ज़राए ने बताया कि लिबनान और वहाँ की मज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ इसराइल फ़ौज के हमलों के बाद ईरान मकबूजा इलाकों में इसराइली फ़ौजी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मंसूबा इसे मुकम्मल कर रहा है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अगर आप लिबनान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर हम भी आपके उन ठिकानों को टारगेट करेंगे जो इस खित्ते में मौजूद हैं या फिर इसराइल के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि इस जंग को वो ख़त्म करे, और वो चाहता है कि जंग मज़ीद बढ़े, और अमेरिका की शय पर वो सब कुछ कर रहा था। अब ज़रा ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि तमाम महाजों पर मुआहिदों के बावजूद इसराइली हमलों का जारी रहना इस बात की निशानदेही है कि या तो अमेरिका नेतन्याहू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या फिर अमरीकी सेंटकॉम ने इसराइल को कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी दे रखी है। और अगर ऐसा है तो यकीनन अमरीकी बेसिस के ऊपर भी हमला होगा। और ये जो 2 हफ्ते का हमें एक स्टॉप नज़र आ रहा है, ये स्टॉप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लिबनान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं और एक बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। और फिर लिबनान से जो खबर आ रही है, बेरूत में मुसलसल धमाकों से शहर गूंज उठा है। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। फ़ौज के मुताबिक, इसराइली फ़ौज के मुताबिक जंग के दौरान अब तक सबसे बड़ी और मरबूत कार्रवाई में बेरूत, वादी बका और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद कमांड सेंटर्स और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया है। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बुध के रोज़ हमलों में दर्जनों अफराद जहाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए, और हमले के बाद अस्पतालों में जो इमरजेंसी है वो नाफिज कर दी गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो बेरूत के अंदर क्या सिचुएशन है, और इस वक्त आपको आवाम जो है वो सड़कों पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये हमले बहुत ही शदीद नौयत के थे जिन्हें रोकने की कोशिश तो की गई, लेकिन जिस तरह से जो जंगबंदी के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, यकीनन इसराइल नहीं चाहता। हमने इससे पहले भी देखा, इधर से जंगबंदी का ऐलान हुआ और इसराइल ने उस जंगबंदी के ख़िलाफ़ जाते हुए ईरान के ऊपर हमले किए थे। तो अब ईरान जो है वो किसी सूरत भी खामोश नहीं बैठेगा। अब इसमें ना एक ऑब्जर्वेशन मेरी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेबनान के अंदर इन्होंने ना हमले तेज़ कर दिए, चूँकि इसराइल का ये ख्याल था कि देखें हमने तो जंगबंदी का ऐलान करवा दिया है
اور दो तरफा जंग बंदी होगी, यानी ईरान के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। इसराइल के अपने कमांडर्स ये कह रहे थे कि अगर तुमने 3 महाज ओपन रखे तो हमारी जो फौज है वो भाग जाएगी और हमारे पास ना असलहा है, ना हम इसको सर्वाइव कर सकेंगे और हम 3 महाजों पे नहीं लड़ सकते। वेस्ट बैंक पे ये लड़ रहे थे, लिबनान में ये लड़ रहे थे, हिजबुल्लाह के खिलाफ ईरान के अंदर ये लड़ रहे थे और फिर यमन से भी हमला हुआ, तो इतने हमलों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा ईरान के मामले में अमेरिका को हम एक्टिव करते हैं, वहाँ पे जंगबंदी हो जाएगी, तो फिर हम इस दौरान जो हमें विंडो मिलेगी उस विंडो के अंदर हम लिबनान के अंदर हमले तेज़ कर देंगे। और मुझे ऐसा ही लगता है यही हुआ है और अमेरिका अपने लिए फेस सेविंग ढूंढ रहा है और जो इसराइल है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई और उन्होंने लिबनान के अंदर हमले तेज़ कर दी। इससे पहले तो हमले तेज़ नहीं हुए थे, वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को आप इतने सालों में नहीं ख़त्म कर सके, तो आज वो कैसे ख़त्म करेंगे। लग ये रहा है कि अगर ये ना रोका गया तो यकीनन इसका भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं और आपने हुर्मुज़ के हवाले से अपडेट ये है कि अमेरिका और ईरान की जंग बंदी पर इतफाक़ राय के बाद आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ गुजरना शुरू हो गए हैं और मैरी टाइम मॉनिटर मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद आपने हुर्मुज़ से 2 जहाज़ गुजरे। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ यूनान और लाइबेरिया के थे। और फिर से इसी के साथ जुड़ी मैं आपको एक और खबर ये दे देता हूँ कि ईरान का आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर फ़ी बैरल $1 टैक्स लगाने का ऐलान है और ये अदायगियाँ जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक हामिद हुसैनी का कहना है कि ईरान आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ का जायज़ा लेना और इससे फ़ीस वसूल करना चाहता है। ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात की निगरानी करे कि आपने हुर्मुज़ से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ताकि इन 2 हफ्तों में हथियारों की मुंतकली ना हो। यहाँ से हर चीज़ गुजर सकती है, लेकिन हर जहाज़ के लिए तरीक़ेकार में वक्त लगेगा और ईरान को कोई जल्दी नहीं है। हर जहाज़ को अपने कार्गो की तफसील ईमेल के ज़रिए ईरानी हुकाम को देना होगी, जिसके बाद इसे अदा की जाने वाली फ़ीस के बारे में बताया जाएगा। तेल बरदार जहाज़ों की फ़ीस $1 फ़ी बैरल होगी, जबकि खाली जहाज़ों को मुफ्त गुजरने की इजाज़त होगी। जब ईमेल मौसूल हो जाए और ईरानी जांच मुकम्मल कर लें तो जहाज़ों को चंद सेकंड के अंदर बिटकॉइन में अदायगी करनी होगी। जंगबंदी के तहत ईरान और ओमान आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से महसूलात लेंगे। ईरान फंड्स को तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि ओमान मंसूबे अभी जो हैं वो गैर वाज़ेह हैं। दोस्तों ये वो एक तरह से इनकी प्लानिंग है जिसके ऊपर अब आने वाले दिनों में जो है वो पता लग जाएगा कि दुनिया इसको मानती है या नहीं मानती, लेकिन बाकायदा तौर पे अब एक नया निज़ाम जो है दैट इज़ इन मेकिंग। मैं आपको ना आखिर में खबर ये भी दे दूँ, और ये खबर बरतानवी अखबार ने इसको रिपोर्ट किया है और इस खबर के मुताबिक ईरान जंगबंदी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और ट्रंप 21 मार्च से जंगबंदी की ख्वाहिश रखते थे। अब देखिए ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ही पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप मिन्नतें कर रहा था, पीट हेग्सेथ को बताया जाए, और ये बरतानवी अखबार का दावा है। खबर के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम ने जिसको रिपोर्ट किया, इंतजामिया कई हफ्तों से पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि वो ईरान को आर्जी जंगबंदी पर आमादा करे, जिसके नतीजे में आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाएगा। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने बतौर मुस्लिम अक्सरियती हमसाया और सालिस ईरान को इस पर कायल करने में अहम किरदार अदा किया। और अखबार ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जारी बैक चैनल सफारती कोशिशों का ये नतीजा था जिसमें ये जंगबंदी मुमकिन हो सकी। और ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब चंद घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने अमरीकी शराइत ना मानी तो एक पूरी तहजीब को तबाह कर दिया जाएगा। तो खैर फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से पहले भी खबरें कुछ ऐसी रिपोर्ट हुई हैं, यानी यहाँ पे कोई ना कोई इनका सोर्स जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार करता है और वो इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल टाइम्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलते हुए देखा है। वरना इसे पाकिस्तान तो इसका मतलब है इमरान खान के बारे में बहुत सारी खबरें इससे पहले भी रिपोर्ट हुई हैं और इस अखबार ने एक तरह से जो इंसाफ करना चाहिए वो इंसाफ नहीं किया। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स से ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।